आपका अपना YouTube चैनल शेखर सर में आपका स्वागत है। टॉपिक बेटा आपका वही है, दो चर वाले रैखिक समीकरण, आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यानी कि यहाँ पर हम 3.4 एक्सरसाइज है उसके पहले इस वीडियो के माध्यम में से एग्जाम्पल नंबर 11, 12 और 13 में करवाऊँगा, ठीक है ना। इसके पहले वाली वीडियो मैंने 3.3 एक्सरसाइज को पूरा मैंने करवाया था। देखते हैं, दो व्यक्तियों की आय का जो अनुपात बेटा 9:7 दिया, जबकि उनकी व्यय, इनकी जो आपका खर्च है, जो व्यय है, उसका अनुपात बेटा 4:3 है। तो प्रत्येक व्यक्ति की आय हमें ज्ञात करना है, जबकि प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक महीने में 2000 रुपये केवल बचाता है, ठीक है ना। बहुत ही अच्छा सवाल है, उदाहरण का सवाल है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो देखो बेटा ज़रा कैसे बताते हैं हम, समझो। माना कि प्रत्येक व्यक्ति की आय, प्रत्येक व्यक्ति की जो आय है वो मान लेते बेटा हम 100 रुपये, और प्रत्येक व्यक्ति का जो खर्च है, जिसे हम व्यय कहते हैं, वो हमारा 22 रुपये है, ठीक। अब ऊपर क्या लिखा है, दो व्यक्तियों की आय। आप यहाँ समझना, यहाँ आप देख सकते हो ऊपर क्या लिखा है। ऊपर लिखा है प्रश्नानुसार हम लिख देंगे, ठीक ठीक। प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, दो व्यक्तियों की आय, दो व्यक्तियों की आय में अनुपात, समझना, ठीक। और दो व्यक्तियों की व्यय में अनुपात, समझना बेटा। तो दो व्यक्तियों का जो आय का अनुपात है वो बेटा 9:7 आपका 7 है, और जबकि व्यय जिसे हम खर्च कहते हैं वो 4:3 है, ठीक। प्रत्येक यानी कि दो व्यक्तियों की। इसका मतलब ये होगा कि पहले व्यक्ति की आय, पहले व्यक्ति की जो आय है वो बेटा 9x, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की आय मैंने x मानी तो 9x हो गई। और पहले दूसरे व्यक्ति की आय, दूसरे व्यक्ति की जो आय है वो बेटा हमारी 7x हो गई। और यहीं पर कह दिया जाए पहले व्यक्ति का जो व्यय है वो कितना है, अनुपात 3, तो 4x रुपये हो जाएगा, रुपये लगा दीजिए। और आपका दूसरे व्यक्ति का जो आपका व्यय है वो व्यय माना क्या, 3 रुपये हो जाएगा, ठीक है ना। तो आय मानी मैंने यानी कि x प्रत्येक व्यक्ति की, और व्यय माना यानी कि जिसे हम खर्च कहते हैं वो 22 माना है। तो दो व्यक्तियों की आय आपकी प्रत्येक यानी कि 9:7 था, और उनकी खर्च या व्यय का अनुपात 4:3 था। इस तरीके से मैंने अनुपात की सहायता से प्रत्येक व्यक्ति की आय और उसकी व्यय का निकाल लिया, मैंने आय और व्यय निकाल लिया। अब एक सूत्र कक्षा 6 और 7, 8 में पढ़ा होगा कि जो बचत होती है, व्यक्ति जो अपनी मासिक या वर्ष में जो कमाता है, यानी कि महीने में उसका जो वेतन मिलता है, और जितना वो खर्च करता है, व्यय करता है, और जो बचता है उसे बचत कहते हैं। तो सीधा फार्मूला बन जाता है कि आपका आय माइनस के व्यय बराबर बेटा आपका बचत हो जाएगा, ये फार्मूला है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं फर्स्ट कंडीशन में, प्रथम शर्त अनुसार में क्या कह देंगे कि पहले व्यक्ति की जो आय है वो 9x है, और उसकी व्यय कितनी है, 4/22 है। तब वह व्यक्ति प्रत्येक महीने में 2000 रुपये कमाता है, बराबर 2000, दिस इज फर्स्ट हो गया, ठीक है बेटा। इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर सेकंड शर्त अनुसार की बात करें, तो दूसरे व्यक्ति की जो बेटा आय है वो 7x है, और व्यय है वो हमारा 3/22 है, बराबर वो भी 2000 रुपये कमाता है, कन्फर्म है। अब हमें विलोपन विधि का प्रयोग यहाँ पर करना है। हम विलोपन विधि के बारे में बताना चाहते, इसके पहले मैंने आपको प्रतिस्थापन विधि के बारे में टोटल एक्सरसाइज 3.3 पूरा करवाया था। आज हम 3.4 एग्जाम्पल सहित आपको हम विलोपन विधि के द्वारा समझाएंगे। तो विलोपन विधि क्या होती है, यानी कि 4 विधियों में आलेख विधि, प्रतिस्थापन विधि,
विलोपन विधि और बज्र गुणनखंड विधि, इन विधियों में सबसे बेस्ट विधि विलोपन विधि मानी जाती है। ठीक है ना। तो विलोपन विधि में होता क्या, किसी भी एक चर वाला जो पद होता है एक्स और वाई के रूप में होता है, किसी एक पद को आप क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, यानी कि उसके गुणांकों को कोफिशिएंट को बराबर करके आप उनका कैंसिलेशन कर देंगे, तो निश्चित दूसरे का मान निकल के आ जाएगा। आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ 4 और 3 है, यहाँ 9 और 7 है। अगर 4 और 3 का यदि हम इसका 4 और 3 का एलसीएम ले लेते हैं तो 12 आ जाएगा। 4 का भाग 12 में देंगे 3 बार जाएगा, यानी कि इसमें 3 का गुणा कर देंगे। 3 का भाग 12 में देंगे 4 बार जाएगा, इसमें 4 गुणा कर देंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं कि समीकरण फर्स्ट में 3 का तथा सेकंड में 4 का गुणा करने पर, समझ रहे हो बेटा? देखो जरा कैसे। तो हमने 3 का गुणा किया, 3 में 27, 27 एक्स हो गया, त्रिचौ को 12 बाई हो गया, 3 दूनी 6, 6000 हो गया। 4 सते 28 एक्स हो गया, 4 तिया 12 बाई और 4 दूनी 8, 8000 हो गया। अब आप देख रहे हैं कि बाई का जो गुणांक है वो बराबर तो आ गया, लेकिन दोनों समान चिन्ह के हैं और हमें विपरीत लाना है। तो विपरीत चिन्ह लाने के लिए हमें घटाना पड़ेगा, और घटाने में चिन्ह का परिवर्तन बेटा हो जाता, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाता। तो प्लस माइनस यहाँ क्रॉस हो जाएगा। 28 से बेटा 27 जाएगा तो माइनस का x बचेगा, और 8000 से आपका 6000 जाएगा तो माइनस का 2000 बचेगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो x बराबर आपका 2000 निकल के आ गया। ठीक। अब हम क्या करेंगे कि समीकरण आप किसमें, फर्स्ट या सेकंड किसी भी जिसमें आप चाहो, फर्स्ट में x का मान रखने पर। ठीक है बेटा। तो फर्स्ट कहाँ है, ये है 9x माइनस का 4y बराबर 2000। चूँकि यहाँ पर x का मान भी 2000 आ गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो 9 गुणते आपका 2000 हो जाएगा, 4y बराबर आपका 2000 हो जाएगा, माइनस का 4y लिखा रहेगा, 2000 लिखा रहेगा, इधर जाएगा 9 दूनी 18, माइनस का 18000 हो जाएगा। 4y बेटा लिखा रहेगा, 18 से 2000 चला जाएगा तो निश्चित माइनस का 16000 बचेगा। माइनस से माइनस कैंसिल, 4 चौको 16, यानी कि y की वैल्यू बेटा यहाँ पर 4000 निकल के आ गई। तो y का मान मैंने निकाल लिया, x का मान निकाल लिया। उसने पूछा था कि तो उनकी मासिक आय ज्ञात करो। तो आप देख रहे हैं पहले व्यक्ति की आय, यहाँ पर आप देख रहे हो पहले व्यक्ति की आय, किसकी, पहले व्यक्ति की जो आय है वो कितनी है, 9x है। 9x है, देखो बेटा यहाँ 9x है, तो 9 गुणते x है, और x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू बेटा 2 है, तो आपका जी 2 आ गया, यानी कि 2000 है। तो 9 दूनी 18000 उसकी पहले व्यक्ति की मासिक आय है। इसी प्रकार से अगर हम दूसरे व्यक्ति की मासिक आय निकालें तो दूसरे व्यक्ति की मासिक आय 7x है, उस 7 गुणते आपका 2000, तो बेटा 14000 आपकी आय। क्लियर है? इस प्रकार से हमारा यही हमारा आंसर है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल 12 है कि विलोपन विधि द्वारा समीकरण जो युग्म दिया आपका सभी संभव हल ज्ञात करो। अब यहाँ पर समीकरण युग्म है क्या, हाँ, तो हम लिख देते हैं कि 2x प्लस के 3y बराबर 8, ये दिया 2x प्लस के 3y बराबर 8 और 4x प्लस के 6y बराबर 7। ठीक, तो मैंने आपको फर्स्ट यानी कि आलेखी विधि के द्वारा जब मैंने रैखिक समीकरणों को हल करवाया था तो मैंने इस बात पर जोर दिया था कि हमें किसी भी विधि के द्वारा सवाल को पूछा जाए हल करने के लिए रैखिक समीकरणों को अवश्य हमें उनकी जांच करना चाहिए। ठीक, ओरली जांच करना चाहिए कि उस रैखिक समीकरण का अद्वितीय हल है या नहीं। अद्वितीय शब्द की बात मैंने कही है तो आपको अवश्य मालूम होगा कि मैंने बताया कि a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। अगर हम दो रैखिक समीकरणों की तुलना करेंगे, अगर ये प्रतिबंध आ जाता है तो निश्चित उस रैखिक समीकरण का हल है। अगर नहीं आता तो बिल्कुल हल नहीं होगा, हल हो ही नहीं सकता है।
तो वो कह रहा हूँ कि संभव मान क्या है, यहाँ पर दिख रहा है एक संभव हल ज्ञात कर दिया, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। ठीक, गड़बड़ हो ना हो, लेकिन आपको इस चीज़ देखो, अगर हम इसमें सीधी सीधी विलोपन विधि का प्रयोग कर देते हैं तो कहीं ना कहीं आप बेटा चूक कर जाओगे। देखो कैसे, कि अगर मान लो आपने चाहा कि हम x का मान विलोपन कर दें, तो 2 का गुणा करें कि हमें 4 है तो 2 दूनी 4x हो जाएगा, 2 तियाँ 6y बराबर 2 16, ये भी 4x है, ये भी 6y बराबर 7। अब बताइए अगर हम यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा देंगे तो दोनों ही पद घट जाए, मतलब कि क्रॉस हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो ज्ञात कहाँ से कर पाएंगे, ज्ञात नहीं हो पाएगा। इसका मतलब है कि हमें सवाल को हल करने से पहले गुणांकों की तुलना करनी पड़ेगी, तो इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट व सेकंड के गुणांकों की तुलना करने पर, ठीक है ना, तुलना करने पर, यहाँ देखो। ठीक बेटा, ये इसका सॉल्यूशन है, ज़रा समझो। तो कैसे करते हैं, a1 अपॉन a2, a1 का मतलब है 2 अपॉन 4, यानी कि 1/2। इसी प्रकार से बेटा b1 अपॉन b2, यानी कि b1 आपका 22 है और b2 आपका 6 है, 3 कम 3, 3 दूनी 6। ठीक है, ये आपका निकल के आ गया। इसी प्रकार से c1 अपॉन c2 निकालेंगे तो अचर पद उस तरफ है, इसको इधर लाएंगे तो -8 और -7 हो जाएगा बराबर 8/7। आप यहाँ देखते हो क्या कि a1 अपॉन a2 है, लेकिन b1 अपॉन b2 बराबर है, लेकिन c1 अपॉन c2 बेटा बराबर नहीं है। इसका मतलब इस रूप में ये नहीं है। अगर इस रूप में नहीं है तो निश्चित इसके हल करना संभव नहीं है। तो कह सकते हैं कि अतः समीकरण, जो समीकरण हमारे युग्म हैं, युग्म का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, यानी कि हम इसको विलोपन विधि के द्वारा इसे हल ही नहीं कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट। तो नेक्स्ट आप देख रहे हैं एग्जाम्पल नंबर बेटा 13 है, और इस वीडियो का लास्ट आपका एग्जाम्पल है। 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग बेटा 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर बेटा 2 है तो मुझे संख्या ज्ञात करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है, इसको बेटा आप समझने की कोशिश करो, बहुत ही आसान हम कर देंगे सवाल को लगाना। ठीक है, बहुत है ना। देखो, तो 2 अंकों की संख्या, अंक 2 हैं। अगर मेरे पास 9 लिख दिया जाए तो क्या 2 अंक हैं? बिल्कुल नहीं है। अगर इसके पहले 2 लिख दिया जाए तो निश्चित 2 अंकों की हो गई। अगर यहाँ पर पूछ दिया जाए कि इसकी 9 की इकाई की वैल्यू क्या है, इनकी इसका स्थानीय मान क्या है, तो आप कहोगे 9 है, और इसका स्थानीय मान क्या है तो आप कहोगे 2 है। गलत हो जाएगा। इसका स्थानीय मान क्योंकि जो इकाई पर है, यूनिट पर है, तो आपका 9 रहेगा, लेकिन जे बेटा दहाई पर है, टेंस पर है, तो जे आपका इसमें 10 का गुणा हो जाएगा तो जाकर के 20 हो जाएगा। ठीक है ना। इस प्रकार से ये 2 अंकों की संख्या बनेगी। अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो निश्चित इकाई 20 और 9 आपका 29 हो जाएगा। ये बात ध्यान रखना। तो हम कहेंगे माना की इकाई का जो अंक है वो हम बेटा 22 मानते हैं, और दहाई का अंक वो बराबर x मानते हैं। कोई x मान लेता, कोई y, इससे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, क्यों मानते हैं हम ऐसा? क्योंकि x बाई जेड जब भी लिखा जाएगा तो x बाई जेड लिखा जाएगा, और जब भी कोई संख्या लिखी जाएगी तो इस प्रकार से लिखी जाएगी। लेकिन जब हम पढ़ेंगे तो कहाँ से पढ़ेंगे? नीचे से पढ़ेंगे, इकाई से पढ़ेंगे, फिर दाई आएगा। इसलिए इकाई के रूप में पहले हम y को लेते, दाई के रूप में हम क्या लेंगे? x को लेंगे। कन्फर्म है? क्लियर बात है। इसलिए अब आप देखो बेटा, फर्स्ट शर्ता अनुसार इसको समझो। वो कह रहा है क्या कि वो कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या, तो पहले तो आप संख्या बना लो। संख्या क्या होगी यहाँ समझो, संख्या क्या होगी 2 अंकों की, पहले ये समझो। तो हम देख रहे हैं संख्या, इकाई की वैल्यू बेटा कितनी है? 22 है, और दहाई की वैल्यू कितनी है? x है। वो हम यहाँ समझा चुके हैं आपको, दहाई का मतलब होता है टेंस। ठीक है ना।
तो यहाँ पर दहाई के स्थान पर 10 हो जाएगा, क्योंकि जो आपका दहाई का अंक है वो x है, तो संख्या 2 अंकों की 10x प्लस y बनती है। अब बात करते हैं फर्स्ट शर्तानुसार, 2 अंकों की एक संख्या, तो कौन सी है भैया, 10x प्लस के y एक संख्या, और उसके अंकों को पलटने पर अगर ये 2 अंकों की संख्या बनी है, अगर हम इसके अंकों को पलट दें तो चूँकि जो इकाई का था वो दहाई का बन जाएगा, और जो दहाई का था वो बेटा इकाई का बन जाएगा। तो अंकों के पलटेंगे तो ये संख्या निकल के आ जाएगी। तो 2 अंकों की एक संख्या और उसके अंकों को पलट पर बनी संख्या का योग 66 है, यानी कि 2 अंकों की संख्या j है और इसको पलटने पर कौन सी संख्या बनी, 10y प्लस x, इन दोनों का योग बेटा 66 है। ऐसी कंडीशन में हमें संख्या ज्ञात करना है। ठीक बेटा, इसको हल करेंगे तो आपका 10x प्लस के y प्लस के 10y प्लस का x बराबर 66 हो जाएगा। ये आपका 11x प्लस के 11y बराबर 66 हो जाएगा। 11 यहाँ से बेटा कॉमन लेंगे तो x प्लस y बराबर 66 हो जाएगा। 11 से काट देंगे 6 आ जाएगा। x प्लस y बराबर 6, दिस इज फर्स्ट हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर सेकंड शर्तानुसार की बात करें तो वो कह रहा है कि देखिए अंकों का अंतर 2 है, तो इकाई क्या माना मैंने x y, दहाई का माना x, हमेशा दहाई बड़ा होता है इकाई से, तो अंकों का अंतर यानी कि x में से बेटा y जाएगा तो निश्चित बराबर 2 आ जाएगा। ये समीकरण नंबर सेकंड आ गया, समीकरण नंबर सेकंड आ गया। अब मुझे इसका विलोपन विधि का प्रयोग करना है, तो बहुत ही आसान है कि समीकरण फर्स्ट व सेकंड से आप देख रहे हैं दोनों मान कैसे हैं, बराबर, इनके गुणांक बराबर हैं, कहीं कुछ नहीं करना हल। तो तो लिख दीजिए x प्लस वाई बराबर के 6 और x माइनस वाई बराबर के 2। चूँकि यहाँ प्लस माइनस के हैं तो नहीं घटाएंगे। ठीक, जब चिन्ह बदलता है तो हम घटाने पर लिखते हैं, निबड़ना क्या लिख देंगे, जोड़ने पर, और जोड़ने पर कभी भी कोई चिन्ह नहीं बदलता है। तो आप यहाँ देख रहे हैं y प्लस का है, y माइनस का एक क्रॉस हो जाएगा, और यहाँ पर x और x को जोड़ दिया जाएगा तो बेटा 2x हो जाएगा, और 4 6 2 8 यानी कि 2 चौको 8। x का मान बेटा 4 निकल के आ गया। इस x का मान समीकरण नंबर फर्स्ट में रख दो या सेकंड में, आपकी मन की बात है, मर्जी की बात है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, तो देख रहे क्या है, x प्लस वाई बराबर 6, चूँकि x बराबर 4 दिया है तो 4 प्लस के y बराबर 6, y बराबर 6 माइनस 4 यानी कि y बराबर आपका 2 आ गया। इस प्रकार से मैंने x और y का मान निकाल लिया। सही नियम तो यही किया जाए, इकाई का अंक कितना है, 2 है, दहाई का अंक कितना है, 4 है, संख्या 42 आ गई। लेकिन इस प्रकार से आपको लिखना नहीं है, क्योंकि संख्या मैंने ये मानी है, इसी संख्या के अनुसार हम संख्या की वैल्यू निकालेंगे। संख्या 10x प्लस y के रूप में है, तो x की वैल्यू बेटा यहाँ पर कितनी है, x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 2 है। 4 हम 40 10 को 40 और 2 42 निकल के आ गई, यही आपका आंसर है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से मैंने आपको उदाहरण तीनों समझाए। यदि आपको वीडियो बेटा पसंद आया होगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलना। बेस्ट ऑफ लक।